हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासायनिक पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट 15 से 18 तक। शुरुआत में हम लोग पहले जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे जो पीरियड में पढ़े थे हम लोग 11th में भी। उसके बाद हर एक ग्रुप के एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसका कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पी ब्लॉक में क्लास 12 के पार्ट में ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट को हम लोग निकोजन फैमिली बोलते हैं, जैसे भी नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सब को हम लोग निकोजन फैमिली में रखते हैं। ये ग्रुप 15 के अंतर्गत अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहला हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, बिस्मथ। एंटीमनी है, बिस्मथ, ये अपना एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आप लिख लेना, ये नाम है और ये डिनोशन हो गया। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पी ब्लॉक में कैसे आया, क्यों आया, ये तो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा, पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का। जैसे कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग तो 1s2 2s2 2p3। फॉस्फोरस का करेंगे 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3। दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक में आएंगे तो 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हो या बिस्मथ, नाइट्रोजन हो या बिस्मथ, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा। नाइट्रोजन में भी, फॉस्फोरस में भी, आर्सेनिक में, एंटीमनी में और बिस्मथ में भी। मतलब जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वही उस एलिमेंट का वो ब्लॉक होगा। मतलब कि नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में है, इसलिए पी ऑर्बिटल में, सॉरी नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, पी सबसेल में, ऑर्बिटल में, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पहले जनरल प्रॉपर्टी पढ़ ले, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे वैलेंस, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। ठीक है, यहाँ पे होता है वैलेंस NS2 NP3। वैलेंस अगर समझ में आ रहा होगा तो वैलेंस करते हैं आउटर मोस्ट सेल को, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल को। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की प्योर देखें तो 1s2 2s2 2p3, तो सबसे लास्ट में कौन सा सेल है, सेकेंड नंबर सेल है, 2s2 2p3 2s2 2p3। अगर फॉस्फोरस की केस में बात करेंगे तो 3 सेल 3s2 एंड 3p3। सबसे ऑर्बिटल चेंज करा लेकिन सेल तो वही है, n=3। तो इन आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एनपी में मतलब आउटर मोस्ट के एनपी में मतलब पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पे भी 2ns2 को अगर n के जगह 2 लिखेंगे तो ये अपना नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो फॉस्फोरस का, 6 पुट करेंगे तो बिस्मथ का। ठीक है, अब चलते हैं एटॉमिक रेडियस की तरफ। कहाँ चलते हैं? एटॉमिक रेडियस साइड की तरफ। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे डाउन द ग्रुप जाने पे, ग्रुप के नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि साइज बढ़ता है, सेल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सेल बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, सेल नंबर 2, यहाँ पे सेल का वैल्यू 3, n बढ़ रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू 2, यहाँ पे n का वैल्यू 3, यहाँ पे n का वैल्यू 4, सेल तो बढ़ रहा है ना, नहीं आता हूं मैं।
सेल तो मेरे भाई बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे N का वैल्यू 2 है, फास्फोरस में N का वैल्यू 3 है और आर्सेनिक में N का वैल्यू 4 है। तो N का वैल्यू बढ़ रहा है तो सेल बढ़ रहा है, मतलब N मतलब सेल, तो सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे आते हैं कहीं कोना में, यहाँ पे एक सेल है N इक्वल टू 1। अब N इक्वल टू 2 कहने का मतलब एक सेल एक और सेल आया समझ में। अगर N का वैल्यू 3 लिखेंगे तो 2 तो पहले तो था, एक और आ गया। अब कुछ इमेज मतलब कुछ इमेज फॉर्म हो रहा है माइंड में। यहाँ पे छोटा छोटू सा, यहाँ पे उससे बड़ा, यहाँ पे कुछ द ग्रेट खली जैसा, यहाँ पे राजपाल यादव, यहाँ पे द ग्रेट खली। साइज में अंतर आ रहा है, यहाँ पे एक सेल था छोटा था, यहाँ पे 3 सेल हो गया बड़ा हो गया, साइज में अंतर आ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मतलब नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाने पे सेल नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। सेल नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। हालांकि कहीं कहीं बुक्स में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पर इंक्रीज करता है, लेकिन जब आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जाएंगे तो सफिशिएंट नहीं बढ़ता है, मतलब बढ़ता है लेकिन स्मॉल चेंज होता है, बहुत छोटा चेंज होता है। ठीक है, अब आप मतलब कि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, नो डाउट डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। बात समझना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मतलब अगर देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन से फास्फोरस जाने पर बहुत अच्छा मतलब सफिशिएंट नंबर मतलब चेंज होता है सफिशिएंट, लेकिन आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जाते हैं ना तो स्मॉल चेंज होता है, एकदम छोटा सा चेंज होता है एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर है सबसे नीचे बिस्मथ, तो बिस्मथ सबसे बड़ा, उसके बाद एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। आ रहा समझ में? चलो ठीक है। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी या इंथैल्पी, कहीं इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी रहता लिखा हुआ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी रहता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? नहीं तो सुनो, एक जितना मतलब क्या होता है हिंदी में सुनो कि एक गैसियस आइटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च लगता हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू pull to remove the electron from its isolated gaseous atom, not solid atom। कभी भी सॉलिड से मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जाता, बलंडर हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। इसलिए एनर्जी का डिफिनेशन याद रखना कि एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आया समझ में? नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। क्यों घटेगा भाई? क्यों घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। जनरली बोलते हैं हम लोग कि आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। क्यों घटता है भाई? क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक है, कोई डाउट? चलो नहीं लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे NH2 एस अपना फुल्ली फील्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी, दोनों इसके पास है, पी में 6 का, इसके पास 3 मतलब हाफ फील्ड, एक है फुल्ली फील्ड एक है हाफ फील्ड। तो उससे क्या होगा ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है कंपाउंड को, सॉरी एलिमेंट को। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अ स्मॉलर साइज ऑफ द एटम
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, एक मिनट। अब आते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Because of the extra stability of half phase configuration, the smaller size, the ionization energy group 15 element is much greater than the group 15 element। क्यों होता है समझ में? अगर हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर, यहाँ पे देख रहे थे कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा था, लेकिन अक्रॉस द पीरियड जाएंगे मतलब इस टाइप का, इधर हो गया डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जाने पे, अक्रॉस द पीरियड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि अगर ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 इसके लेफ्ट में है, इधर से बात करें तो ग्रुप 15 इसके राइट में है, तो ग्रुप 14 से ज्यादा ग्रुप 15 का होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 से ज्यादा ग्रुप 15 में होगा, क्योंकि साइज भी छोटा और इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी है, इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी है, इस कारण हो सकता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ये क्या होता है? देखो बहुत मतलब रियली मतलब हम क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है। समझ में आ रहा है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, पर ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने को कहते हैं। ये वापस आते हैं अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में तो मैंने बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में। तो मैंने बोला था कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दोनों सेम होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना आयोनाइजेशन एनर्जी में कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगे, एक इलेक्ट्रॉन को मान लो यहाँ पे कोई गैसियस एटम ए, गैसियस एटम है, ठीक है, यहाँ से इसको A+ में ले जाने पर, A+ पर ले जाने में जितना एनर्जी लगे उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को, ध्यान से सुनना, इसमें रिमूव करने की कैपेसिटी में जितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में अट्रैक्शन पावर, कितना अट्रैक्ट कर रहा है कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब कि डाउन द ग्रुप जाने पे, मतलब कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटेगा, जाहिर सी बात है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे मेल्ट कर जाए, बॉइलिंग पॉइंट बॉइल करने वाले को, जिस पॉइंट पे बॉइल करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, जाने पे डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड में दिक्कत है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कहाँ पे देखते हैं? अगर जनरली अगर हम इस थ्योरी पे चले कि इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब कि सबसे ज्यादा बिस्मथ का, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन। मतलब ट्रेंड के अनुसार दिख रहा है। तो ये होना चाहिए था बिस्मथ ग्रेटर देन एंटीमनी, ग्रेटर देन आर्सेनिक, ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये होना चाहिए था, ये ट्रेंड होना चाहिए था, पर ये नहीं होता। होता क्या है? आर्सेनिक सबसे ज्यादा, तब एंटीमनी, तब बिस्मथ, तब फास्फोरस, तब अपना आता है नाइट्रोजन। ठीक है, उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है।
बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो उसका भी ट्रेंड होना चाहिए था, सबसे लास्ट सबसे ज्यादा बिस्मथ का होना चाहिए था, उसके बाद एंटीमनी का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, एंटीमनी का, उसके बाद बिस्मथ का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद नाइट्रोजन। कोई डाउट है? नहीं है? इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट कर दो, लिख लो या स्क्रीनशॉट कर दो। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, कि ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, का ट्रेंड क्या होता है। पहले बात, यहाँ पे नाइट्रोजन था, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, याद रखना। ठीक है, ये अपना ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 और +5 होता है। क्या होता है? -3 +3 +5 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप आर -3 +3 एंड +5। ठीक है, अब क्या होता है, तीन यहाँ पे नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सा किस पे रहेगा, कौन किस पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अभी जो टेंडेंसी होगा -3 एग्जिबिट करने का, ग्रुप 15 में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने का जो टेंडेंसी होगा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब कि अगर डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा। समझ में आया? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप आने पे घटता है। ठीक है, अब आता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो +5 भी वही है, +5 भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी। मतलब कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 15 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब द स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब कि +5 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आने पे घटेगा। किसमें? ग्रुप 15 में। किसमें? ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में +5 डाउन द +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप घटेगा। ये भी हो गया। ठीक, अब आते हैं +3 -3 खत्म और +5 खत्म। अब आता है +3 के बारे में। तो एक बात बताते हैं, +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, स्टेबिलिटी उसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इनर्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये पहले पढ़ा चुके हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब कि नाइट्रोजन से नीचे बिस्मथ तक आने में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन से अगर बिस्मथ की ओर चलते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। हालांकि जानते हैं यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी ऑफ +5 है, हार्डली बनाता है अपना बिस्मथ F5 में, मतलब रियरली ये कंपाउंड, ये ध्यान रखना। +5 में बनाता है BiF, एक ही है, ओनली एक ही कंपाउंड बनाता है बिस्मथ +5 में, BiF5। ठीक है, अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने पढ़ चुके हैं। ठीक, हमने पढ़ लिया। अब एक बात बताते हैं, नाइट्रोजन जो होता है ना, जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है, वो ज्यादा मतलब नॉटी होता है, ज्यादा भगदड़ मचाने वाला होता है। तो जिस भी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे आगे फर्दर 16, 17, 18 के बारे में, तो सबसे छोटा ये होगा साइज में, ऐसी बात है, सबसे ऊपर सबसे छोटा। इसका बिहेवियर भी सबसे अलग होगा, कुछ बिहेवियर सब इसका अलग होगा, कुछ प्रॉपर्टी भी इसका अलग होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमने मतलब हम लोगों ने ये देख लिया कि -3 एंड +5, सॉरी -3 +3 एंड +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन एक्टिवेट
मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे कि देखो, अगर बात करते NH3 के बारे में, NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। अगर अमोनिया में N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आता -3 आता होता है। कैसे होता है? हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे देख लेते हैं, जिसका निकालना होता है उसका X हाइड्रोजन का था +1, एक हाइड्रोजन का +1, तो 3 हाइड्रोजन है तो +3, तो X इज इक्वल टू -3 लिख दिया। अब देखो इसी का फॉर्म है एक, कौन बताए? N2, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। अब यहां पे नाइट्रोजन का देखो +4 होगा, ठीक। अगर हम एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो 0। एलिमेंटल फॉर्म करने का मतलब इस पे कोई अदर एलिमेंट ना हो। अगर N है तो अपने N है तो सिर्फ N ही के साथ जुड़ा होगा। इसकी कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में उसका 0 होता है। कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है। किसी भी एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये N2O3, N2O3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कोई बता सकता है? क्या की बात है? X 2 नाइट्रोजन 2X, इसका कितना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब आते हैं N2H4, N2H4 NH2 होता है, हाइड्रोजन का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें कितना होगा निकाल सकते हैं हम लोग? 2x + 4 = 0, तो 2x = कितना -4, x = -4/2 -1/2। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, माइंड को शॉर्ट चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? x = -4/2, तो x = -2, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। एक और कंपाउंड लेते हैं हम लोग, N3H, N3H, इसका निकालोगे? इसका ऑक्सीडेशन, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। कहां देखो, एक नाइट्रोजन का X ले रहे हैं तो 3 नाइट्रोजन का 3x प्लस हाइड्रोजन का प्लस में लेते हैं 0, 3x = -1, तो x = कितना -1/3। तो इसका इसमें N3H में, N3H कंपाउंड में नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 1/3। कितना? 1/3। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? इसको लिख लो। यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट अपना खत्म। यहाँ पे आगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे हम लोग एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन की कुछ असामान्य विशेषताएं जो उसके फैमिली से नहीं मिलती। अब इसके नाइट्रोजन सब ये फैमिली है, अब इसका कुछ डिफरेंट बिहेवियर है जो कि इस फैमिली से, फॉस्फोरस इस फैमिली के मेंबर से नहीं मिलता, वो पढ़ लेंगे। इसको लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के बारे में जो कि उसके फैमिली से नहीं मिलती। जैसे उसमें फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, उससे नहीं मिलती। तो क्या क्या पॉइंट है हम देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म ट्रिपल p-pi बॉन्ड इटसेल्फ एंड आल्सो विद अदर एलिमेंट लाइक कार्बन जैसे बनाता है। नाइट्रोजन के एक अलग फीचर क्या है? वो खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में नहीं होता। नाइट्रोजन खुद के साथ भी और दूसरे एलिमेंट जैसे कि कार्बन के साथ भी बना सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, p-pi ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा? p-pi ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम साइनाइड बोलते हैं।
साइनाइड। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, और ये नाइट्रोजन का एक विशेषता है, समझो तो एक प्रॉपर्टी है, खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कुछ एलिमेंट के साथ भी पी पाई ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जो कि और एलिमेंट में नहीं होता। ये देख सकते हो कार्बन का कैसे बनाता है, एन ट्रिपल बॉन्ड सी पे माइनस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डजंट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। अब हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कहने का मतलब नाइट्रोजन के छोड़कर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन तो छोड़कर, नाइट्रोजन छोटा है उससे तो सब हैवियर एलिमेंट ही होगा, नाइट्रोजन छोटा है तो उससे सब तो हैवियर एलिमेंट ही होगा ना। तो नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी हैवियर एलिमेंट हैं, जैसे कि ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। जैसे कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना रहा था, हैवियर एलिमेंट पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि देखो इसका पे तो साइज बड़ा, सेल बड़ा है तो साइज बड़ा होगा। अब साइज बड़ा होगा तो होता ना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। लिखा भी हुआ है कि हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप doesn't form p pi bond because of larger orbital size and they cannot have effective overlap। इफेक्टिव अभाइड हो, साइज बड़ा होगा, कोई मोटा आदमी को गला लगाओ पूरा नहीं हो पाता है, किसी पतले आदमी को गला लगाओ वो पूरा ओवरलैप कर जाता है। तो साइज बढ़ेगा तो ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और जब ओवरलैप इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पीपी बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे जो एन का सिंगल बॉन्ड होता है, एन का सिंगल बॉन्ड होता है वो पी के सिंगल बॉन्ड से कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? देखो नाइट्रोजन रहा छोटू सा, इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है छोटा सा, इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। अब मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन, अब इस नाइट्रोजन वाले का डेंसिटी मतलब इसका तो अपना डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, इसका भी डेंसिटी है, इसका इस इलेक्ट्रॉन का भी, सॉरी इस नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा अपना, इस नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा अपना। तो यहाँ पे डेंसिटी, तो ओवरऑल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जा रहा है, ओवरऑल बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने के साथ दोनों नाइट्रोजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पी सिंगल बॉन्ड। क्योंकि देखो अब P में साइज बड़ा है P का, तो P का साइज बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा महसूस फील कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे साइज बढ़ने के कारण, एरिया बढ़ने के कारण डेंसिटी तो मतलब एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया जब बढ़ेगा तो फिर रिपल्सन कम होगा। इसीलिए एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पी सिंगल बॉन्ड। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण नाइट्रोजन कभी भी डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। नाइट्रोजन कभी भी डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि है ही नहीं। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 2p3 है, इसमें डी आ रहा है, इसमें डी कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें कहीं डी आ रहा है, इसमें 1s2 2s2 2p3 में डी नहीं आ रहा है। जब डी है ही नहीं इसके पास तो डी का इलेक्ट्रॉन यूज कर पाएगा, डी का इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना पाएगा। डी का इलेक्ट्रॉन यूज करके तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास जो चीज है ही नहीं उसका तुम यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं, इसीलिए डी पाई और पी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाता। लेकिन अगर बात करते हैं फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो फास्फोरस में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d खाली होता है, वैकेंट होता है भाई। इसमें 3d तो है, इसमें 4d है, इसमें 5d है, इसमें 6d है ना। तो इसमें नाइट्रोजन में डी नहीं था, इसलिए डी बॉन्ड, डी इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड नहीं बनाया। लेकिन इसमें तो डी ऑर्बिटल है ना, इसमें तो डी ऑर्बिटल है, इसमें भी डी ऑर्बिटल है, इसमें भी डी ऑर्बिटल है और इसमें भी डी ऑर्बिटल है।
तो इसीलिए डी पाई बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि आर्सेनिक फास्फोरस, जैसे कि आर्सेनिक और फास्फोरस। तो लिख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड बट अदर हैज ए एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। जैसे कि आर्सेनिक में होता है डी प्रेजेंट, तो डी पाई पी बना सकता है, जैसे कि फास्फोरस में होता है बना सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो कंपाउंड बताएंगे कि ग्रुप 15 का कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, हाइलाइड, और वाटर, पानी के साथ क्या बनाएगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा, करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।